हेलो एवरीवन, न्यू प्रोफेसर एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बहुत सारे कैंडिडेट्स के जिन्होंने भी एडवर्टीजमेंट 51 का एग्ज़ाम दिया है, तो बहुत सारी क्वेरीज़ हैं, डाउट्स हैं और क्वेश्चंस हैं। उन्होंने कमेंट बॉक्स में भी लिखे और उसके बाद में बहुत सारे कैंडिडेट्स के मुझे पर्सनल मेल भी आए। तो आज की इस वीडियो में हम सारे क्वेश्चंस को कंबाइन करके जो अभी तक क्वेश्चंस आए हैं, आपके एग्ज़ाम से लेकर इंटरव्यू तक और ज्वाइनिंग तक के जो क्वेश्चंस आपके माइंड में आते हैं एज ए कैंडिडेट, तो उन क्वेश्चंस पर हम बात करने की कोशिश करेंगे, डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें, जिससे कि हो सकता है कि उसमें आपका क्वेश्चन भी शामिल हो और आपको उसका आंसर मिल सके। सबसे पहला ये क्वेश्चन था कि बीएड के लिए जो पोर्टल रीओपन हुआ है और दोबारा से एप्लीकेशन मांगी गई हैं, तो क्या उससे जिनका एग्ज़ाम हो चुका है उन सब्जेक्ट के एग्ज़ाम पर कुछ प्रभाव पड़ेगा, कुछ इफ़ेक्ट पड़ेगा या वो भी डिले होंगे। तो इसको लेके भी बहुत सारे कैंडिडेट परेशान हैं, क्योंकि उन्हें ये डर है शायद ऐसा ना हो कि हमारा इंटरव्यू का प्रोसेस या और सारी चीज़ें और डिले हो जाएं 2-4 महीने। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा पहले भी हुआ है कि कुछ सब्जेक्ट पीछे छूट जाते हैं, कोर्ट का मैटर हो या कोई और मैटर हो। तो उस केस में ये होता है कि जिन सब्जेक्ट्स का एग्ज़ाम हो चुका है वो डिले नहीं किया जाता। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो जिन सब्जेक्ट्स के आपके एग्ज़ाम हो चुके हैं उसकी आपकी प्रक्रिया अभी चल रही है और आने वाले टाइम में आपका डिले नहीं होगा। आपका इंटरव्यू का रिजल्ट आएगा, फिर इंटरव्यू होंगे। बीएड के एग्ज़ाम में अभी टाइम लगने वाला है, क्योंकि अभी तो पोर्टल ही रीओपन हुआ है। ये उनके एप्लीकेशंस ली जाएंगी, उसके बाद में उनको चेक किया जाएगा। उसके बाद में फिर अगर पेपर अभी तक सेट नहीं किया गया है तो पेपर सेट किया जाएगा। उसके बाद में एक डेट डिसाइड की जाएगी एग्ज़ाम के लिए। तो उनके एग्ज़ाम होने में और उनके इंटरव्यू तक पहुंचने में अभी समय है, जबकि जिन सब्जेक्ट्स का एग्ज़ाम हो चुका है उन्हें ज़्यादा वेट करना नहीं पड़ेगा। आने वाले 10 से 20 दिन के अंदर शायद आपका इंटरव्यू के लिए रिजल्ट आ जाए, तो आपको 2-3 महीने का वेट नहीं करना पड़ेगा। बीएड की प्रक्रिया अलग लेवल से चलेगी और आपका जिन सब्जेक्ट का एग्ज़ाम हो चुका है उनकी प्रक्रिया अभी लाइन में है। बहुत सारे कैंडिडेट्स की ये क्वेरी थी कि जो इंटरव्यू के लिए रिजल्ट आएगा तो क्या कमीशन उस रिजल्ट के साथ कट ऑफ भी जारी करेगा, क्योंकि अपने मार्क्स को जब हम मैच देखते हैं कट ऑफ के साथ, तब हमें बहुत सारा आइडिया लगता है, बहुत सारी माइंड में क्लियरिटी आती है कि कट ऑफ से हमारे कितने क्वेश्चन ज़्यादा हैं और सिलेक्शन के हमारे कितने चांसेस हैं। तो आप इससे बेफिक्र रहें। अभी तक जो कन्वेंशन है, जो ट्रेडिशन बना है कि जैसे ही आपका रिजल्ट आता है इंटरव्यू के लिए, उसके साथ साथ कमीशन कट ऑफ भी जारी करता है सारे सब्जेक्ट्स की, जिससे कि आपको ये आइडिया लग सके कि आपका स्कोर कितना हुआ है और कितने नंबर पर आपके सब्जेक्ट में डिफरेंट कैटेगरीज़ में इंटरव्यू कॉल आया है, जिससे कि आप ये अपना आकलन कर सकें, अपने स्कोर का आकलन कर सकें कि कितने आपके क्वेश्चंस ठीक हैं और कितने क्वेश्चंस पर इंटरव्यू कॉल आया है। तो कुल मिला के इंटरव्यू कट ऑफ से आपका स्कोर कितना ज़्यादा है, तो इस पर भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा इंटरव्यू के लिए, उसके साथ साथ आपकी कट ऑफ कमीशन जारी करेगा सारे सब्जेक्ट में और सब कैटेगरीज़ में। तो उससे अच्छे तरीके से आप देख सकते हैं और अपने मार्क्स का आकलन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, मुझे इस क्वेश्चन पर पर्सनली मेल भी आए और कमेंट बॉक्स में भी बहुत सारे कैंडिडेट्स ने मुझसे ये पूछा कि जिन कैंडिडेट्स के पास जेआरएफ है, पीएचडी है, पब्लिकेशंस हैं, पेपर्स उन्होंने पब्लिश किए हैं या किसी बुक में चैप्टर्स हैं या उनके पास टीचिंग एक्सपीरियंस है, तो क्या उन्हें इंटरव्यू में या सिलेक्शन के प्रोसेस में कुछ एडवांटेज मिलेगा, इसका कुछ वेटेज दिया जाएगा। तो मैं ये चीज़ आपको साफ बता दूं कि यूपी में एडेड डिग्री कॉलेजेस के लिए जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती होती है, उसके लिए जो न्यूनतम मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो आपका किसी सब्जेक्ट में पीजी होना चाहिए और उसके साथ नेट होना चाहिए। अगर नेट नहीं है तो आपके पास पीएचडी होनी चाहिए। ये मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इसके बाद में जो भी आपके पास एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है या एक्स्ट्रा एलिजिबिलिटी है, उसका कमीशन कोई भी वेटेज नहीं देता। जैसे एपीआई प्रोसेस से जो आपका सिलेक्शन होता है कुछ जगहों पर, जैसे बिहार में होता है या स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में, असिस्टेंट प्रोफेसर की एपीआई के अकॉर्डिंग मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है और शॉर्ट लिस्ट करने के बाद इंटरव्यू होता है। तो यहाँ पर कोई भी ना ही टीचिंग एक्सपीरियंस का कोई वेटेज है, ना ही पीएचडी का कोई वेटेज है और ना जेआरएफ और पब्लिकेशन का
कोई भी वेटेज दिया जाता है, एक भी नंबर नहीं दिया जाता। ये एडवांटेज आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसका इंटरव्यू में कैसे एडवांटेज लेते हैं। लेकिन इन सारी एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन के लिए कोई भी एक्स्ट्रा मार्क्स का प्रावधान नहीं है इस प्रोसेस में। लेकिन हाँ, इंटरव्यू में अगर वो चाहें तो इसका एडवांटेज ले सकते हैं। जब वो पीएचडी की थीसिस लेके जाएंगे तो उससे क्वेश्चंस बन सकते हैं जो कि उस पर वो आंसर दे के अपना इंटरव्यू बेहतर कर सकते हैं। आपने अगर पेपर पब्लिश किए हैं तो उससे क्वेश्चन बन सकते हैं, उनका आप एडवांटेज ले सकते हैं। अगर आपका जीआरएफ है तो ये आपकी जो एकेडमिक प्रोफाइल है उसको बेहतर बनाएगा। और अगर इसके बाद में आप कहीं पे अगर टीचिंग कर रहे हैं बहुत लंबे समय से, तो टीचिंग एक्सपीरियंस के आपको मार्क्स तो नहीं मिलेंगे, लेकिन उसका एडवांटेज आपको इंटरव्यू में ज़रूर मिलेगा, क्योंकि आपका जो पढ़ाने का कॉन्फिडेंस वो अच्छा होगा, आप घबराएंगे नहीं। आप ये चीज़ बार बार पढ़ा रहे हैं तो आपको उन कैंडिडेट से बेहतर तरीके से आप पढ़ा सकते हैं जिन्होंने कभी भी वाइट बोर्ड पर पढ़ाया नहीं है, उनको प्रैक्टिस या एक्सपीरियंस नहीं है। तो इनडायरेक्ट तरीके से इन सारी क्वालिफिकेशन का एडवांटेज आपको मिल सकता है, लेकिन एपरेंट तरीके से, डायरेक्ट तरीके से कोई भी मार्क्स इन चीज़ों के लिए नहीं दिए जाते। इंटरव्यू जो होता है आपका वो 30 नंबर का होता है, अलग से कोई वेटेज इन क्वालिफिकेशन के लिए नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन ये है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स इस चीज़ को लेके परेशान रहते हैं कि जो ओबीसी में हैं, एससी में हैं या एसटी में हैं, तो क्या वो ओवरलैप कर पाएंगे, यूआर कैटेगरी में जा पाएंगे या उनका सिलेक्शन उसी कैटेगरी में होगा। ये भी हो सकता है कि इंटरव्यू के लिए ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, यूआर इन सब की जो कट ऑफ है वो सेम चली जाए, लेकिन फाइनल जो रिजल्ट आपका आता है तो इनकी कट ऑफ अलग होती है। और जो ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी इन कैटेगरीज के जो कैंडिडेट्स हैं, अगर उनका स्कोर अच्छा होता है और वो यूआर कैटेगरी में क्वालिफाई करते हैं तो उनका यूआर में सिलेक्शन होता है। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स हर बार ओवरलैप करते हैं, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एससी कैटेगरी से यूआर कैटेगरी में सिलेक्शन लेते हैं। तो इससे उनके जो कैंडिडेट्स नीचे वाले हैं उनको उसका बेनिफिट मिलता है और उनका और कट ऑफ नीचे चली जाती है, जिससे कि और कैंडिडेट्स को उसका बेनिफिट मिलता है। तो ये ऐसा नहीं है कि आपने अगर ओबीसी में फॉर्म फिलअप किया है या एससी में, ईडब्ल्यूएस में आपने फॉर्म फिलअप किया है तो आप सिर्फ उसी कैटेगरी की सीट ले सकते हैं। आप यूआर कैटेगरी में जाने के लिए वो कैटेगरी ओपन टू ऑल है, उसमें किसी भी कैटेगरी का कैंडिडेट जा सकता है, बशर्ते जो उसकी कट ऑफ है उसमें वो आना चाहिए। बहुत सारे कैंडिडेट्स का ये सवाल था, जो आपका रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट आने के बाद जो लोग सिलेक्टेड होते हैं उनकी काउंसलिंग या उनको जो कॉलेज अलॉट किया जाता है वो किस बेसिस पे किया जाता है। आपने एडवर्टीजमेंट 51 का जो डिटेल्ड पीडीएफ है वो आपने ज़रूर देखा होगा। उसमें आपको देखने को मिलेगा कि कॉलेज का नाम दिया हुआ है और सब्जेक्ट में जितनी सीट्स हैं वो दी हुई हैं और किस किस कैटेगरी में सीट्स हैं ये भी मेंशन किया हुआ है। तो जिस भी कैटेगरी में आपका सिलेक्शन होता है और उस कैटेगरी में आपकी जो रैंक है उस रैंक के अकॉर्डिंग आपका कॉलेज अलॉट किया जाता है। जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो उससे पहले आपको एक फॉर्म भरना होता है ऑनलाइन और उसकी हार्ड कॉपी भी साथ में लेके जानी पड़ती है। जितनी भी सीट्स अवेलेबल हैं आपकी कैटेगरी में तो उसको आपको चॉइस के अकॉर्डिंग, सपोज ओबीसी कैटेगरी में किसी सब्जेक्ट में 20 सीट्स हैं तो आपको उन 20 सीट्स को अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग 1 से लेकर 20 नंबर तक ऑर्डर में करना होता है। और उसके बाद में जो यूआर कैटेगरी की सीट्स हैं उनको भी आपको प्रेफरेंस देना होता है, क्योंकि किसी ओबीसी कैंडिडेट का सिलेक्शन यूआर कैटेगरी में भी हो सकता है। और जो यूआर कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनको यूआर कैटेगरी की जो सीट्स हैं उन सारी सीट्स में अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग वो सारी चॉइसेस फिल करनी होती हैं और उसकी हार्ड कॉपी अपने इंटरव्यू में जो डॉक्यूमेंट्स आप लेके जाते हैं उसके साथ अटैच करनी पड़ती है। तो आपको कौन सा कॉलेज दिया जाएगा ये आपकी रैंक पर डिपेंड करता है। आप सपोज कोई पार्टिकुलर कॉलेज को आपने चूज़ किया फर्स्ट प्रायोरिटी पे और आपसे ऊपर की रैंक का कोई कैंडिडेट है, अगर उसने भी उसको चूज़ किया तो सबसे पहले वो कॉलेज उस कैंडिडेट को दिया जाएगा जिसकी रैंक आपसे ऊपर है। ज़्यादातर जो कंपटीशन रहता है काउंसलिंग में या कॉलेज अलॉटमेंट में तो वो शहर के जो कॉलेज हैं, बड़े बड़े सिटीज़ में जो कॉलेज होते हैं उसमें कंपटीशन ज़्यादा रहता है और जिनकी बेहतर रैंक होती है, जिनकी अच्छी रैंक होती है, उनको शहर के कॉलेज ज़्यादातर मिल जाते हैं। उसके बाद में अगला सवाल ये था, क्या जो एडेड कॉलेज हैं यूपी में
उसमें किसी कैंडिडेट को होम डिस्ट्रिक्ट मिल सकता है? तो इसका आंसर है हाँ, आपको होम डिस्ट्रिक्ट मिलने में कोई भी बाधा नहीं है, कोई भी रुकावट नहीं है। इवन आपके घर के पास अगर कोई कॉलेज है, आपके शहर में आपके बिल्कुल घर के पास कोई कॉलेज है, चाहे 1 किलोमीटर की दूरी पर हो, तो इसमें कोई भी प्रोविज़न ऐसा नहीं है कि आपको वो कॉलेज ना मिले, बशर्ते कि आपके ने जो चॉइस फिल की है, आपके रैंक के अकॉर्डिंग वो कॉलेज आपको मिल जाएगा। तो होम डिस्ट्रिक्ट में आपको कॉलेज मिल सकता है। हाँ, जीडीसी में ये डिफरेंस है कि जो मेल कैंडिडेट्स होते हैं, मेल कैंडिडेट्स को होम डिस्ट्रिक्ट उनको नहीं मिलता, जबकि फीमेल कैंडिडेट को होम डिस्ट्रिक्ट का कॉलेज मिल जाता है। तो एडिड कॉलेज में इस तरीके का कोई भी बाउंडेशन या बार नहीं है, आपको होम डिस्ट्रिक्ट में कॉलेज मिल सकता है, आपके घर के पास भी कॉलेज मिल सकता है। जो भी सीट्स आपकी कैटेगरी में खाली हैं, सिर्फ उन्हीं सीट पर आपको अपॉइंटमेंट दिया जाएगा, आपकी ज्वाइनिंग कराई जाएगी, और दूसरी कैटेगरी की सीट पर आप नहीं जा सकते। आपकी चॉइस का कॉलेज मिलने में सबसे ज़्यादा जो रोल है वो आपकी रैंक का है, आपकी सब्जेक्ट में। सपोज़ किसी कैटेगरी में आपकी फर्स्ट रैंक है, तो उस कैटेगरी में जितने कॉलेजेस हैं, जिस कॉलेज में आप जाना चाहेंगे उस कॉलेज में आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। अगला सवाल ये है कि बहुत सारे कैंडिडेट परेशान होते हैं। आपने टीजीटी और पीजीटी में देखा होगा कि आपका सिलेक्शन हो जाता है और आपको एक पार्टिकुलर कॉलेज अलॉट किया जाता है। जब आप उस कॉलेज में जाते हैं ज्वाइनिंग के लिए, तो उस कॉलेज के प्रिंसिपल और मैनेजमेंट ये बोलते हैं कि यहाँ पर तो इस सब्जेक्ट में सीट खाली है ही नहीं, तो आपकी ज्वाइनिंग हम कैसे कराएं। एडिड कॉलेज के केस में बहुत सारे कैंडिडेट्स को ये प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। इस सवाल को लेके बहुत सारे कैंडिडेट परेशान होते हैं, क्योंकि जिस जॉब के लिए आपने बहुत लंबे समय से तैयारी की है, आपकी इमोशंस उसके साथ जुड़ी हैं और इतने लंबे समय से आपने इंतज़ार किया है, और पूरा सिलेक्शन लेने के बाद फाइनल सिलेक्टेड लिस्ट में आने के बाद भी आपको इस सवाल का सामना करना पड़े, तो मैं समझ सकता हूं कि कितनी परेशानी का सामना और क्या आपकी मेंटल हालत होगी। तो इस केस में मेरे फ्रेंड के साथ ऐसा हुआ था कि उसको एक कॉलेज मिला, एडवर्टीजमेंट 50 की बात है कि उसको एक कॉलेज मिला, और वहाँ पे जब वो ज्वाइन करने गया तो वहाँ के प्रिंसिपल और मैनेजमेंट ने कहा कि हमारे यहाँ पर तो ये सीट है ही नहीं, हमने तो निदेशालय के लिए ये एडवर्टीजमेंट भेजा ही नहीं था। तो उस केस में क्या होता है, इस केस में किसी भी कैंडिडेट्स को परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर निदेशालय से ये गलती होती है कि किसी कॉलेज में कोई सीट खाली नहीं है और उन्होंने वो सीट भेज दी, तो उसके लिए डायरेक्टोरेट ऑफ हायर एजुकेशन, निदेशालय उसके लिए जिम्मेदार है। वो आपको ज्वाइनिंग कराते हैं किसी और कॉलेज में, वैकेंट सीट देखकर उसी कैटेगरी में आपकी ज्वाइनिंग कराते हैं। मेरे फ्रेंड के साथ ऐसा हुआ कि उसको जिस कॉलेज में उसको ज्वाइनिंग लेटर मिला था एडवर्टीजमेंट 50 में, उसको वहाँ पर ज्वाइनिंग नहीं मिल सकी क्योंकि वहाँ पर सीट खाली थी ही नहीं। तो 2-3 महीने के बाद निदेशालय से फाइल उसकी गई और दूसरे कॉलेज में सीट देकर उसकी ज्वाइनिंग कराई गई। तो ये जिम्मेदारी पूरी निदेशालय की होती है, डायरेक्टोरेट ऑफ हायर एजुकेशन की होती है। हाँ, आपको 1-2 महीने का एक्स्ट्रा टाइम लग सकता है, लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिलेक्शन मिलेगा, आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी। बहुत सारे कैंडिडेट्स ने ये पूछा, उनकी ये क्वेरी थी कि सर हमारे जो मार्क्स हैं, हमारे जो क्वेश्चंस हैं, वो लगभग कट ऑफ के आसपास हैं या कट ऑफ से 1-2 क्वेश्चन ज़्यादा हैं। तो इस केस में अगर हम सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो हमें 27 मार्क्स किसी भी कॉस्ट पर चाहिए, किसी भी हालत में चाहिए। तो क्या 27 मार्क्स पाने के लिए इंटरव्यू में क्या हम पैसे उसके लिए दे सकते हैं? तो मेरा सजेशन आपके लिए ये रहेगा कि गलत रास्ते का आप इस्तेमाल ना करें। ये आपको बहुत ज़्यादा नुकसान में चीज़ ले जाएगी। आपको मालूम है, अगर ये चीज़ कभी पब्लिक डोमेन में आती है और ये चीज़ आप पकड़े जाते हैं तो आपका पूरा करियर इससे चौपट हो जाएगा। तो गलत रास्ते को अपनाने की कोशिश आप ना करें। और दूसरी बात, इस चीज़ की कोई भी गारंटी नहीं है कि ऐसा करने से ये हो ही जाएगा। अगर आप जुझारू हैं, मेहनती हैं और वाकई में नौकरी को पाना चाहते हैं और आप नौकरी के काबिल हैं, तो आपको कोई भी पावर रोक नहीं सकती। हो सकता है कि एडवर्टीजमेंट 51 में आपका एग्ज़ाम अच्छा ना हो पाया हो और बहुत ज़्यादा स्कोर आपका ठीक ना हो, लेकिन आने वाले टाइम में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास हैं। तो आप नौकरी को एक सही रास्ते से पाने की कोशिश करें। एडवर्टीजमेंट 52 आएगा, वहाँ भी खूब सारी सीट्स खाली हैं और कॉलेजेस से एडवर्टीजमेंट जा चुके हैं। इसके बाद में जीडीसी में 562 वैकेंसीज़ पे एडवर्टीजमेंट आएगा और उसके साथ साथ जो 71
जीडीसी नए बने हैं उसमें भी लगभग 1150 असिस्टेंट प्रोफेसर की सीट्स क्रिएट की गई हैं, वो भी वैकेंसीज आएंगी। तो आपको ये कोई एग्ज़ाम जो आपका हुआ है, दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। ये आपकी लाइफ की कोई अंतिम चीज़ नहीं है, लास्ट चीज़ नहीं है, और भी मौके आएंगे। कहीं आपको ये लगता है कि एडवर्टीजमेंट 51 में हम कामयाब नहीं हो पाएंगे, तो आपको बिल्कुल भी पेशेंस खोने की ज़रूरत नहीं है। जो आपकी कमियां रही हैं उस पर आप काम करने की कोशिश करें, आपको कोई भी सिलेक्शन लेने से रोक नहीं पाएगा। हाँ, आप थोड़ा लेट हो सकते हैं, 1-2 साल और लग सकते हैं, लेकिन आप सही रास्ते से करियर को बनाने की कोशिश करें। अगर किसी जॉब को आप गलत रास्ते से पा लेते हैं तो आप कभी भी लाइफ में कोई भी, मान लीजिए इस चीज़ को ना जानता हो, कोई भी किसी को पता ना हो कि आपने ये नौकरी गलत रास्ते से पाई है, लेकिन आप खुद तो जानते हैं, आपकी जो इनर कॉन्शियंस है वो तो इस चीज़ को जानती है, आपका ज़मीर तो इस चीज़ को जानता है कि आपने जो नौकरी हासिल की है उसके वो आपको मिलनी नहीं थी, उसके लायक आप नहीं थे, लेकिन आपने वो गलत रास्ते से पाई है। तो पूरे करियर, पूरी लाइफ ये चीज़ आपको पिंच करती रहेगी कि ये चीज़ हमने गलत रास्ते से पाई है। आप किसी को राय या ओपिनियन बहुत कॉन्फिडेंस के साथ नहीं दे सकते। अंदर से आप खुद को खोखला महसूस करेंगे और ये पाएंगे कि आपकी बातों में कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि आपने जो नौकरी हासिल की है वो गलत रास्ते से हासिल की है। मैंने भी एग्ज़ाम दिए थे, फेल भी रहा, उसके बाद में कामयाबी भी मिली, लेकिन मैंने गलत रास्ते को कभी भी अपनाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मुझे भरोसा था कि मैं डिले हो सकता हूँ, 1-2 साल और लग सकते हैं, लेकिन मुझे ये नौकरी पानी है किसी भी हालत में, तो मुझे मेहनत करनी होगी। जो मेरे वीक पॉइंट्स थे उस पर मैंने काम करने की कोशिश की। कभी भी मेरा ध्यान उस पहलू पे ना गया कि गलत रास्ते से चीज़ें पाई जाएं। और आपको ये डर हमेशा के लिए सताता रहेगा कि पता नहीं कब इंक्वायरी हो जाए। आपको मालूम होगा कि नए अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग रिश्वत देना और लेना दोनों ही क्राइम हैं। अगर आप इस चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं और ये चीज़ पाई जाती है और पकड़ी जाती है, तो आपका पूरा करियर इससे ख़राब हो सकता है, आप पे चार्जेस लग सकते हैं। तो मेरी पर्सनल राय आपके लिए यही है कि इस ट्रैप में, इस दलदल में आप फंसने की कोशिश ना करें। अगर कहीं आपको ये लगता है कि एडवर्टीजमेंट 51 में कोई कमी रही है, तो आप अगली वैकेंसीज आने का वेट ना करें, मेहनत करते रहें और उसके लिए खुद को अच्छे से तैयार करें। तो आज की वीडियो में हम इसी सारे सवालों पे बात करने चाहते थे। अगर और भी आपके सवाल हैं तो आप उनको कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, उसको हम आंसर करने की कोशिश करेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो, हमारी एफर्ट आपको पसंद आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।